हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तान्या ने नील के हाथ की ओर देखा और उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही नील ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, अरे वेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तान्या ने आसपास देखा। सबकी नजरें उन दोनों पर ही थीं और सब उन दोनों को देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसने कभी ये सब फेस नहीं किया था। वो ज्यादातर अकेली रहती और किसी से बात नहीं करती। रुद्र के साथ होने पर भी कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इन 6 महीनों में सिर्फ नील की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। वहीं नील अपनी बात शुरू करते हुए बोला, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे लगा अब तुम कॉलेज नहीं आओगी और हमारी बात नहीं हो पाएगी, और मेरे मन में तुम्हें लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे मेरा फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। आफ्टर ऑल, तुम मेरी लाइफ की एक ऐसी मिस्ट्री हो जिसे मैं आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और मुझे एहसास हुआ अभी फाइनल एग्जाम में 6 महीने बाकी है, तो क्यों न तुम्हारे साथ मैं भी इंटर्नशिप कर लूं। अब से हम दोस्त और वो सो कॉल्ड भाई बहन के साथ साथ अब हम कोलीग्स भी है। तान्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये बेवकूफ अब वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसने उदास चेहरे के साथ नील को देखा और मन ही मन बहुत सारी गालियां दी। मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। अरे, तुम हो गई हो, मैंने इस बारे में पहले ही पता कर लिया है। नील ने अपनी बात कही और क्लास के अंदर चला गया। प्रोफेसर की टेबल के सामने खड़ा होकर उसने पूरी क्लास को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हे गाइस, आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं तान्या से क्या बात कर रहा था। एक्चुअली तान्या ने केएस ग्लोबल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। ये सुनकर एक पल के लिए पूरी क्लास हैरान होकर तान्या को देखने लगी। नील ने आगे कहा, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया है एंड मंडे से उसकी जॉइनिंग है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स वो कॉलेज नहीं आएगी। और सबसे जरूरी बात, इस बीच कोई भी उसके बारे में कोई गलत अफवाह नहीं फैलाएगी। वो मेरी बहन है और मेरी बहन पर उंगली उठाने वाले का हाथ मैं काट सकता हूँ, इसीलिए उसके बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अपनी बात पूरी करने के बाद नील ने वार्निंग लुक देते हुए पूरी क्लास को देखा। पूरी क्लास हैरान होकर कभी उसे देती तो कभी तान्या को। तान्या खुद भी इन सबसे हैरान थी। नील ने स्माइल करते हुए तान्या को देखा और उसके पास जाते हुए बोला, आई नो तुम उनसे बात इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि तुम्हें डर था कि सब हमारे बारे में बातें करेंगे, बट डोंट वरी, मैंने तुम्हें कभी गलत नजरिए से नहीं देखा। तान्या ने उम्मीद नहीं की थी कि नील ये सब कहेगा। आज पहली बार उसे देखते हुए उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। तभी नील ने कुछ ऐसा कहा जिससे तान्या का मुंह बन गया। सच कहूँ तो तुम मेरे टाइम की नहीं हो यार। तुम में वो बात ही नहीं है जिसे देखकर मैं इम्प्रेस हो सकूं। डैड ने सही कहा था, तुम मेरी सिस्टर बनने के ही लायक हो। तान्या ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वो अब उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे उसे इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। नील ने एक बार फिर पूरी क्लास को देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट बढ़ गई। ऑफ कोर्स, वो इस बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सकते थे। तान्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो खुश थी कि नील ने सामने से सब क्लैरिफाई कर दिया था। दूसरी तरफ एलिगेंस होटल, जो कि इंपीरियल इंडस्ट्रीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था,
उसके 7th फ्लोर के वीआईपी लॉन्च में रुद्र कुछ लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी एक दर्द भरी चीख से सबका ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। रुद्र के बॉडीगार्ड्स एक आदमी को घसीटकर उसके पास ले आ रहे थे। उस आदमी ने वेटर की व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी थी, जो उसके खून से लाल हो चुकी थी। बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को रुद्र के सामने भटक दिया। उसे देखते हुए रुद्र के एक्सप्रेशंस कठोर थे। वो कुछ दिन पहले एक फॉरेन क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी एक वेटर रुद्र के ऊपर गोली चला देगा और वहां से भागने में कामयाब हो जाएगा। पर कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, रुद्र के लोगों की नजरों से बचकर कोई ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। जल्द ही वो पकड़ा गया और अभी वो रुद्र के सामने जख्मी हालत में था। तभी जॉन भी वहां आ गया। उसके हाथ में एक गन थी, जो उसने रुद्र के सामने रख दी। फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, हमने गन के बारे में पता किया है। ऐसी गन सिर्फ क्वीन बनाती है। ये देखने में भले ही किसी नॉर्मल गन की तरह दिखती है, लेकिन असल में ये आराम से एक राइफल का मुकाबला कर सकती है। ये देखते हुए जॉन ने गन के लोगों को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमा दिया और अगले ही पल गन के गले के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई दिया। एक तेज लाल रोशनी होल से निकलकर बाहर आई। उस रोशनी का काम सिर्फ टारगेट को पॉइंट आउट करना था। रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ बैठे उन आदमियों की आंखें चमक उठीं। जॉन ने आगे कहा, ये आदमी जो वेटर की यूनिफॉर्म में है, असल में ये क्वीन का ही एक आदमी है, जिसे स्पेशली आपको शूट करने के लिए भेजा गया था। जॉन रुका और उस आदमी को देखा, जो पूरी तरह से जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था। लेकिन इसने जानबूझकर आपके हाथ को शूट किया। शायद ये आपको मारना नहीं चाहता था। रुद्र उस आदमी को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल प्लेन थे, जिससे कोई भी उसके अगले मूव का अंदाजा नहीं लगा सकता था। रुद्र ने डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं दिया। इसे पुलिस के हवाले कर दो, साथ ही इस बात को मीडिया तक पहुंचाना। सुनकर वहां बैठे क्लाइंट्स की हैरानी बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि वो सब शरीफ थे, बस बात ये थी, वो सच में उसके उस डिसीजन से हैरान थे। उनके हिसाब से रुद्र को या तो उस आदमी को मार देना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था। जैसा कि रुद्र ने कहा था, आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मीडिया के हिसाब से अंडरवर्ल्ड की क्वीन सोफिया ने एक बार फिर एक बिजनेसमैन को अपना निशाना बनाया। उस बिजनेसमैन की किस्मत अच्छी थी। कॉलेज से बाहर आते वक्त तान्या ने सभी स्टूडेंट्स को फोन में न्यूज़ देखते हुए देखा। सबके मन में उस बिजनेसमैन के लिए सहानुभूति थी, साथ ही वो उसके बारे में जानना चाहते थे। लेकिन मीडिया ने उस बिजनेसमैन की आइडेंटिटी रिवील नहीं की। कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे थे कि मीडिया को भी उस बिजनेसमैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तान्या ने भी न्यूज़ सुनी। वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो हिडन बिजनेसमैन कोई और नहीं, खुद उसका हस्बैंड रुद्र था। क्वीन सोफिया के बारे में सोचते हुए उसे रुद्र की चिंता होने लगी। वो ये तो जानती थी, रुद्र एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो उसकी आड़ी वाली आइडेंटिटी से पूरी तरह अनजान थी। वो उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी वीआईपी एग्जिट की तरफ जाने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वहीं तान्या पेट पर करवटें बदलते हुए फोन चला रही थी, लेकिन उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। फोन को स्क्रॉल करते हुए उसे श्रुति का ख्याल आया। लास्ट टाइम उसी ने कॉल करके उसे रुद्र के बारे में बताया था। उसके बाद से ही दोनों ने बात नहीं की थी। उसने कॉल लगाई। दोनों पार्टी वेयर ड्रेसेस कैरी कर रही थीं। शायद वो किसी पार्टी अटेंड करने जा रही थीं। तभी उनका फोन बजा। तान्या का कॉल देखकर श्रुति थोड़ी हिचकिचाई, फिर कॉल पिकअप किया और मजाकिया लहजे में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गई। वहाँ रुद्र भाई आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हैं। वहीं जब श्रुति को तान्या की आवाज नहीं आई
तो उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे फोन के दूसरी साइड तान्या न होकर कोई और हो। हेलो तान्या, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। कैसी हो तुम? उसकी आवाज सुनकर श्रुति को राहत मिली। यार, तुमने मुझे डरा ही दिया था। एक पल को मुझे लगा कॉल तुमने नहीं रुद्र ने पिकअप किया है। छोड़ो जी, और ये बताओ आज मेरी याद कैसे आई? यार, एक्चुअली मैं बोर हो रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? ये सुनकर श्रुति खुशी से बोली। ऑफ कोर्स यार, ये तो पूछने की बात भी नहीं है। वैसे भी मॉम कल तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। मैं तुम्हें बता दूं, वो तुमसे बहुत नाराज है। तान्या रुद्र के बिना कहीं अगर रहती थी तो वो मेहरा मैंशन था। पहली बार जब वो मेहरा मैंशन गई थी तब उसकी उम्र 13 साल की थी। उसे वहां जाने में काफी डर लग रहा था और वो वहां नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उस साल रुद्र को किसी जरूरी काम से 1 महीने के लिए दूसरे देश जाना था और वहां तान्या को लेकर नहीं जा सकता था। उसी वक्त दिवांश ने तान्या को अपने घर चलने को कहा था। मेहरा फैमिली तान्या को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। मिसेस सुनीता मेहरा को तान्या बहुत पसंद थी और तान्या भी उनका बहुत सम्मान करती थी। इसीलिए जब श्रुति ने कहा मिसेस मेहरा उससे नाराज है तो वो थोड़ी गिल्टी महसूस करते हुए बोली। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो सब तो तुम्हें मॉम से ही पता चलेगा। वैसे तुम कब आ रही हो? तान्या ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। अब क्या? मैं अभी आ सकती हूँ? तुम मुझे लेने आ जाओ ना। श्रुति ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। क्या सच में तुम अभी आना चाहती हो? क्या तुमने रुद्र भाई से परमिशन ले ली या फिर कहीं तुमने फिर से उन्हें नाराज कर दिया है और अब तुम बचने के लिए वहां से भागना चाहती हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें अकेले रुद्र भाई को मनाना होगा। श्रुति को सब कुछ खुद से इमेजिन करता हुआ देख तान्या फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उसने उसकी बात खत्म होने का वेट किया, फिर बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, रुद्र कुछ दिनों के लिए बाहर रहने वाले हैं और मेरे पास भी करने को कुछ नहीं है। तो ये बात है? हाँ, यही बात है। वैसे तुम अभी कहाँ पे हो? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आ जाती? इस बार श्रुति ने रिया को देखा जो अपने ही फोन में बिजी थी। मैं रिया भाभी के साथ क्लब जा रही हूँ। क्लब का नाम सुनते ही तान्या की आंखें चमक उठीं। श्रुति ने आगे कहा। पर कोई नहीं, हम क्लब फिर कभी चले जाएंगे। मैं दिवांश भाई से बात कर लेती हूँ, फिर हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तभी तान्या उसे रोकते हुए बोली। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। दिवांश को मत बताओ। श्रुति ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। क्यों? क्या तुमने प्लान चेंज कर दिया? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।